जोबट विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने चंद्रशेखर आजाद नगर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी सौगात दी है। विधायक निधि एवं बस्ती विकास कार्य निधि के माध्यम से क्षेत्र में 15,64,163 रुपए से अधिक की लागत के विकास एवं विद्युत कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद नगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अमन कुआ कासिया फलिया में विधायक निधि से लगभग 9,96,000 रुपए की राशि से विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वहीं ग्राम पंचायत मेढा अंतर्गत ग्राम पिपल फलिया में बस्ती विकास कार्य निधि से 5,58,163 रुपए की लागत से विद्युत लाइन विस्तार कार्य का उद्घाटन किया गया। दोनों विकास कार्यों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 15,54,163 रुपए की राशि से विकास को नई गति मिली है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम देवली के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर विधायक सेना महेश पटेल को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। इस गंभीर समस्या को विधायक सेना महेश पटेल ने मौके पर की गंभीरता से लेते हुए अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर को अवगत कराया तथा जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और पेयजल जैसी आवश्यक समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई बहनों राम राम। आज बहुत दिन के बाद आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज इस अमन कुआ में डीपी के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर हमारे सम्मान्य सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मान्य मेरे कार्यकर्तागण, उपस्थित सम्मान्य मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के साथियों, आप सभी को विधायक सेना महेश पटेल का राम राम, प्रणाम, जय राम जी। साथ ही आज बड़ी खुशी का विषय है हमारे सबके लिए। आप सबकी डिमांड थी, बरसों साल हो गए लेकिन इस गांव में लाइट नहीं पहुंची थी। कई बार कितने ही नेता लोग आए, कितने ही अपना अपना काम करके गए, लेकिन जो मूल सुविधा है लाइट की, पानी की, उस सुविधा का समाधान नहीं किया गया भाजपा के राज में। और जैसे आपने मुझे लिखित में लेटर दिया और मैं आज आपके गांव में 35 खंबे लगवाए, 35 खंबे और एक बड़ा 53 का ट्रांसफार्मर लगवाया। आप ही की मांग थी कि 35 खंबे और 63 का बड़ा लगाएंगे तो सभी फलिया हमारे मंजरे टोले कवर होंगे, घर घर लाइटें पहुंचेगी। और आपकी मनसा अनुसार ये जो इतनी बड़ी डीपी लगी है, 35 खंबे लगे हैं, 10 लाख की लागत इसकी हुई है विधायक निधि से। मैंने आज आपके गांव में जो वादा किया था वो वादा मैंने पूर्ण किया है और पूर्ण करने के बाद में आप सबके सामने महेश पटेल साहब, सेना पटेल, हम कभी झूठ बोलने की काम और बात नहीं करते। हम आपको बता देना चाहते कि हम काम करके बताते और वो काम आप सब की सब देख सकते हो। ये डीपी लग के तैयार हो गई जिसका आज हम उद्घाटन करने यहाँ पे आए हैं। आपने जैसा कहा था कि पानी की बहुत समस्या है, पानी की हमें व्यवस्था की जाए, तो आप सबने भी देखा होगा कि मेरा 2-2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और आपके मार्गदर्शन में, आपके लेटर के द्वारा जो मांग की गई थी, मैं बहनों को भी बताना चाहूंगी, मैं इन भाइयों को भी बताना चाहूंगी कि आपको हमने वादा किया था टैंकर देने का। मैंने वोट लेते समय किया था टैंकर में दूंगी और मैं अपने वादे पे खरा उतरी हूँ। मैं आज ये टैंकर लाके आपके यहाँ खड़ा किया है। किया कि नहीं किया? जो सेना पटेल और महेश पटेल जो बोलते वो करके बताते। हम दूसरे भाजपा के नेता की तरह झूठ नहीं बोलते। और तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तीसरी बात,
हमने कई मीटिंगें की इसी जगह पे, और ये भी कहा कि आपके गांव में रोड नहीं होंगे। रोड तो मंजूर करवाने का हमने लेटर दिए ही दिए, लेकिन साथ में हमने और हमारे महेश पटेल साहब ने हमने निजी खर्चे से आपके गांव में रोड बना के दिए। तो जो हम बोलते वो करके बताते, हम ऐसे झूठ दूसरों की तरह नहीं बोलते। और चौथी बात, तालाब की जो आपकी मांग है, अभी तालाब का प्रपोजल तैयार करके मैंने शासन को तो लिख चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही विधानसभा चलेगी तो वहां माननीय मंत्री जी के सामने आपके गांव के आपकी आवाज बनकर तालाब की बात रखूंगी, और जितना जल्दी हो सके मैं तालाब को मंजूर करवा के ला के आपके गांव को सौगात दूंगी। ये मैं आज यहाँ बोलने आई हूँ। और रही बात दूसरे फलियों में कुछ डीपीओ की कमियां लग रही है, तो पूरे विधानसभा में मैंने निश्चित ही दो डीपियां, कहीं टैंकर, कहीं डीपी, कहीं रोड और कहीं खरंजे और कहीं डामरीकरण रोड हर गांव में मैंने दे दिए हैं। कुछ गांव बचे हुए हैं, उन गांवों में भी मुझे ये काम पूर्ण करना है, लेकिन उसके लिए हमें अभी विधानसभा चलेगी तो वहां जाके मुझे वहां सरकार से लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो हमको काम मिलता है। ये मैं आज आप लोगों को बताने आई हूँ। और भाइयों, आप चिंता मत करो, आप इसलिए चिंता मत करो कि जितनी चिंता आप अपने लिए करते हो उतनी चिंता मैं आपके लिए करती हूँ। मुझे याद है कि मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी समाज के जितने भी भाई बहन हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधा है उसमें लाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता और रोड सबसे ज्यादा जरूरी होता। और इन तीनों कामों को मैंने पहली प्राथमिकता पे ले रखा है। धीरे धीरे मंजूर करवा के उसको मैं जमीन पर और हर फले की अंतिम लाइन तक इस विकास को लेकर मैं जाऊंगी। आप इस बात की चिंता मत करो। और मैं साथ में आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि कई ऐसे गांव जहाँ पे खंबे आज भी हमने डलवा दिए हैं, और अभी राशि हमारी बहुत जल्दी जारी होने वाली है या हो चुकी है, तो उस राशि से जो खंबे जहां हमने डाल दिए, उन खंबों को भी जल्दी में लेटर लिख के सर्वे करवा के एस्टीमेट बनवा के जल्दी वहां पे भी उस गांव में लाइट पहुंचाने का आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। सरकारी काम है, थोड़ा सा समय तो लगता है, या तो जल्दी भी हो जाता या थोड़ा लेट भी होता, लेकिन काम जरूर करूंगी। इस बात का आपको विश्वास रखना होगा। आपने मुझे वोट दिया, जरूर मैं आपकी जीवन भर ऋणी रहूंगी, लेकिन काम करके मैं उस ऋण को वापस उतारूंगी। ये मैंने संकल्प ले रखा है। आज भाजपा किस प्रकार से हमारे सभी वर्ग को गुमराह कर रही है, आज महंगाई आसमान छू रही है। जब हमारी कांग्रेस की सरकारें थी तब डीजल पेट्रोल का भाव कितना था? 40 रुपए 65 रुपए लीटर, और भाजपा के राज में कितना हो गया? 100 रुपए 116 रुपए लीटर। तो इससे ये फर्क समझ में आता है कि किसान और गरीबों की हित की रक्षा करने वाली सरकार है अगर कोई तो वो कांग्रेस है। बीजेपी हमेशा हमें लूटने का काम करती है। आज नमस्ते, आ जाओ। आज हमारे जिस प्रकार से महंगाई, आप ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, एक नमक की थैली कांग्रेस के राज में 2 रुपए 2.5 रुपए मिलती थी, वही थैली आज कितने में मिल रही? 30 से 35 रुपए में मिल रही। तुवर दाल कांग्रेस के राज में कितने? 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो मिलती थी, वही दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। डीजल पेट्रोल का 3 गुना भाव कर दिया है। और गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में 400 रुपए मिलती थी, वही गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए मिल रही है। तो कितना गुना, 4 गुना भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आज आपने सबने देखा, हम सब आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन है, हमारे गरीब किसान भाई बहन है, हमारे किसानों की फसलें पकती तो आप सबको मालूम उसका क्या भाव हो जाता। जब हम खरीदने जाते तो 1 किलो
100 रुपए किलो हो जाए, 1 किलो का भाव 100 रुपए हो जाता, 150 सोयाबीन 150 रुपए किलो हो जाता, मक्का 50 रुपए किलो हो जाती। धार की भोजशाला में शुक्रवार को गौतम खट्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बाग देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें, दर्शन के बाद उन्होंने भोजशाला परिसर का भ्रमण किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। गौतम खट्टर ने कहा कि जब वह पहले भोजशाला आए थे, तब यहाँ एक मौलाना से उनकी चर्चा हुई थी। उस समय मौलाना द्वारा भोजशाला को जामा मस्जिद बताया जा रहा था और इसको लेकर काफी दावे किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार जब वह भोजशाला पहुंचे तो हालत पूरी तरह बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय का विस्तृत फैसला सामने आ चुका है, जिसमें 500 से अधिक पन्नों में ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ये जामा मस्जिद होती तो फैसले में उसके स्पष्ट प्रमाण सामने आते, लेकिन ऐतिहासिक तत्वों से ये स्पष्ट होता है कि ये राजा भोज की भोजशाला और मां बाग देवी का स्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले शुक्रवार के दिन यहाँ नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश भर के नागरिकों को इस प्राचीन धरोहर को देखने के लिए भोजशाला अवश्य आना चाहिए। गौतम खट्टर ने कहा कि वर्तमान में भोजशाला का जो स्वरूप दिखाई देता है वह पहले की तुलना में काफी सीमित है। उन्होंने दावा किया कि यह परिसर पहले कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और राजा भोज के समय ये एक भव्य विद्या एवं संस्कृति केंद्र के रूप में स्थापित था। कितना अंतर दिखता है? देखिए, अंतर सबसे पहला अंतर तो यह है कि जब हम पिछली बार आए थे तो हमको मौलाना मिला था, लेकिन इस बार हम आए हैं तो वो मौलाना हमको नज़र नहीं आ रहा है, जिसने हमको ये कहा था कि ये तो हमारी मस्जिद है और ये तो जामा मस्जिद है और ये तो वो है। वो बहुत दम्भ भर रहा था, क्लेम कर रहा था और मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि जो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि ये तो हमारी जामा मस्जिद है, अब बताइए कि जो 500 से अधिक पन्नों का जजमेंट आया है उसमें क्या प्रूव होता है, क्या ये जामा मस्जिद है कि ये राजा भोज की भोजशाला है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरा अंतर ये है कि उस समय जब हम यहाँ पर आए थे तो शुक्रवार को यहाँ नमाज होती थी, अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर शुक्रवार को परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है। तो और तीसरा कि अब यहाँ प्रतिदिन माँ बाग देवी की भी उपासना होती है। ये तीसरा अंतर हमको नजर आ रहा है। मतलब भविष्य में भोजशाला जब मुक्त हो चुकी है तो क्या स्वरूप देखते हैं आप आगे, किस तरह के स्वरूप? तो यही देखते हैं कि समस्त भारत के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब अपनी इस प्राचीन धरोहर को आकर के देखिए। पहले तो क्योंकि ये कई किलोमीटर में फैली हुई थी, अब तो इसका फिर भी जो वर्तमान स्वरूप है वो थोड़ा सा संकुचित हमको नज़र में आ रहा है, लेकिन पहले ये बहुत विशालकाय थी। लेकिन अभी जितनी भी है प्राप्त हो गई है, तो प्राप्त का परिरक्षण करना, इसकी रक्षा करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। और दूसरा जो एक विषय मैं आज बोलना चाहता हूँ कि राजा भोज ने अपने काल में जब इस भोजशाला का निर्माण किया था उस समय विजय मंदिर का भी निर्माण किया था विजय प्राप्त करने के बाद। लेकिन आज उस विजय मंदिर की और भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो विजय मंदिर जो है अब लाट मस्जिद में परिवर्तित हो गया है, वहाँ पर आज भी नमाज होती है। कल बकरीद थी, शायद वहाँ पर कल भी नमाज हुई और ये हम लोगों के लिए दुख की बात है। आज जिन भी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी अधिवक्ता थे, पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन जी और यहाँ के जो भी स्थानीय अधिवक्तागण थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे गोपाल जी शर्मा जी जो निरंतर पहले दिन से इस लड़ाई को फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे हैं, इन सब लोगों को मैं आभार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जब ये देश में मसला बना तो सारे संत बधाई दे रहे हैं, सारे नेता बधाई दे रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर से लेकर के हर व्यक्ति इसमें बधाई दे रहा है। लेकिन भाई जिसने इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ा, जिसने न्यायालय में जाकर के अपनी चप्पलों को घिसा, जिसने पूरी दलील तैयार करी, जो हर दिन जाकर के तारीख पर जज के सामने खड़ा होता था, जिसने वहां जाकर के फैक्ट प्रस्तुत करे, जिसने सारी कागजी कार्रवाई करी, आज कोई उनका नाम नहीं ले रहा। संत आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये किसके पुरुषार्थ से हुआ? अगर ये लोग नहीं होते, अगर पूज्य श्री हरिशंकर जैन साहब नहीं होते, विष्णु शंकर जैन नहीं होते और यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता वो जो भी लोग उस समिति में थे वो नहीं होते और गोपाल शर्मा जी नहीं होते, तो ये कोई भी बधाई नहीं दे रहा होता। और इतिहास में जब जाएंगे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी
ये अकेले दम पर शुरू हुई थी। बहुत सारे नेता उस समय कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा और वो होगा, और जितने हिंदू हृदय सम्राट आज नेता बन रहे हैं वो सब, उनमें से कई नेता ऐसे थे जो मुसलमानों का नेतृत्व करके यहाँ पर उनको लेकर के आए थे नमाज करने के लिए। लाए थे कि नहीं लाए थे, आप सब जानते हैं। और आज वो लोग जो है लीडर बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। और अगर इनको ये इतने ही अच्छे हैं तो अब कराएं। जो विजय मंदिर है, वो जो लाट मस्जिद बन गया, उसको मुक्त कराएं। किसने रोका है? लेकिन हमें पता है ये लोग नहीं कराएंगे। इसकी लड़ाई भी आप सब लोगों को ही, हम सब लोगों को ही, और हमारे जितने भी आदरणीय अधिवक्तागण हैं उन्हीं को लड़नी पड़ेगी। भाई साहब, माँ वाग्देवी की प्रतिमा को लेकर क्या करेंगे आप यहाँ लाने? उनकी प्रतिमा को लेकर के आना है। कोर्ट ने इसका भी आदेश दिया है कि वो प्रतिमा जो लंदन में रखी हुई है, क्योंकि वही हमारी आधारशिला है, वही हमारी मूल प्रतिमा है, वो प्रतिमा यहाँ नहीं होगी। और ये मंदिर होगा तो भी उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मूल जो प्रतिमा है वो हमको लेकर के आनी है। 100 करोड़ सनातनी इस देश में है, लेकिन उसका परिचय देना पड़ेगा। और सरकार को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि केंद्र को न्यायालय ने आदेश दिया है। तो सरकार को माननीय न्यायालय के आदेश का जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र पालन करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। धार जिले के धामनो थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कपिल पटेल निवासी बांसवाड़ा राजस्थान के खिलाफ बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबरी सूचना के आधार पर आरोपी को बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया। कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। सरकार है कि 26 तारीख को हमारे वहाँ रिपोर्ट हुई थी। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि सलिया थाना सदर जिला बांसवाड़ा का रहने वाला कोई कपिल पटेल व्यक्ति है, जो उसके घर महिला हाल में मुकंदा बेगंदा रह रही थी, जहाँ पर वो लड़का आया और उसके साथ शादी का झांसा देके गलत संबंध उसने स्थापित करे। बाद में उसे जाति का हवाला देते हुए कि तू अमुक जाति से आती, जिसके चलते मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, और शादी देकर झांसा देके यहाँ से फरार हो गया। फिर इसकी रिपोर्ट हमने दिनांक 26 को हमारे थाने में दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर हमने आरोपी को सलिया थाना सदर जिला बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। सर, आपका पूरा नाम? उप निरीक्षक जय किशन, थाना नाम। खरगोन पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर भारी संख्या में अवैध फायर आर्म्स बनाने के संसाधन पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि दबिश के दौरान पुलिस ने ग्राम सिगनूर में नदी के किनारे अवैध हथियार बनाते हैं। इस समय मौके से 9 हस्त निर्मित देशी पिस्टल एवं 2 देशी कट्टे बरामद व अवैध हथियार निर्माण करते 5 सिकली गरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना गोंगावा व थाना सनावत की पुलिस टीम द्वारा ग्राम सिगनूर में रूपा नदी के किनारे कुछ सिकली घर अवैध हथियार की फैक्ट्री संचालित कर अवैध 9 हस्त निर्मित देशी पिस्टल एवं 2 देशी कट्टे बरामद हुए। साथ ही मौके पर पुलिस टीम को 2 अधबनी पिस्टल, 11 नग बैरल अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। आरोपियों से और भी बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। देते हैं थाना गोगावा द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सिगनूर में नदी किनारे पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और अवैध हथियार बनाने में कार्य कर रहे हैं। सूचना पर से टीम रवाना की गई और टीम ने मौके पे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कि वहाँ पर हथियार बना रहे थे। उनके पास से 9 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, कुछ अधबनी पिस्टल और हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई है। 25 से काम का अपराध पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि सुगनूर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे और कहाँ ये हथियार बनाने के बाद सप्लाई करते थे। इन बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इस आधार पर। 5 में से 3 के आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं और बाकी और हम दिखवा रहे हैं। संभवतः और भी अपराध इनके विरुद्ध अभी दिखवा रहे हैं, हो सकता है और भी। हाँ, विगत दिनों भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है और लगातार हमारा प्रयास है कि खरगोन में जो ऐसे गांव हैं जहां पर इस प्रकार के अवैध हथियारों के निर्माण के लिए वो चिन्हित है,
ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसमें पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खलघाट के समीप ग्राम साला में नर्मदा नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया एक अज्ञात व्यक्ति का शव। दरअसल क्षेत्र में फैली सनसनी, नर्मदा नदी पर नहाते कुछ युवकों ने देखा। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। घटनास्थल पर नगर सैनिक दिनेश वर्मा और ग्राम साला सरपंच मिथुन कनेल स्थानीय युवकों द्वारा शव को किनारे लाया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। क्या मामला है? हाँ, मेरे पास सूचना प्राप्त है मोबाइल से कि नर्मदा किनारे एक बॉडी पानी में तैर रही है। और वैसे ही मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। यहाँ आकर 112 डायल की और दिनेश भाई को फ़ोन लगा। दिनेश भाई उपस्थित हुए तो बॉडी को बाहर निकाली गई। क्या उम्र होना चाहिए? 28 से 30 साल के। क्या हुलिया है? हुलिया सफ़ेद शर्ट है और ब्लू कलर का पैंट। क्या आपके पंचायत क्षेत्र का है? जी, हमारे पंचायत क्षेत्र में बॉडी तैरती हुई दिखाई दी। नहीं, पहचान आपके क्षेत्र की है क्या? पहचान नहीं है हमारे। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम मिथुन कनेल है, ग्राम पंचायत साला सरपंच। खलघाट चौराहे के समीप होटल यशराज पर अज्ञात कारण से लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान, जिसमें बड़े बड़े फ्रिज, अंदर पूरा होटल का कीमती फर्नीचर, प्लास्टिक की कीमती कुर्सियां, होटल में कच्चा सामान जिसमें खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, सभी सामान पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गए। होटल के पास सो रहे व्यक्ति को होटल के अंदर कुछ जलने की बदबू आई, जिससे तुरंत होटल मालिक को सूचना कर बुलाया। होटल के शटर तोड़े गए, पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, पर तब तक होटल के अंदर का सामान पूर्ण रूप से जल चुका था। होटल मालिक द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई। तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना की विवेचना में जुट गई। ढाबे को होटल पे आग लगी है, क्या कारण? ये शॉर्ट सर्किट हुई। कितना क्या नुकसान? 3 लाख के आसपास। क्या पुलिस को फोन लगाया? हाँ, आए थे ना। आपका नाम? संदीप वर्मा। क्या इस होटल में? सुबह 5 में 10 की डेट थी। जब मैंने आके इधर देखा, मेरे को तार गंदा रहते, तो फिर आके देखा तो हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। स्मेल आने के बाद देखा तो मैंने फिर जगदीश भैया और संदीप भैया को फ़ोन लगाया। फिर फ़ोन लगाने के बाद में तुरंत आए। तुरंत आने के बाद में जैसे शटरें खोली तो एकदम से आग का भपका पकड़ लिया। क्या शॉर्ट सर्किट होना चाहिए? हाँ, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। आग लगने का कारण? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट शटर ऑन लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे। क्या नाम तुम्हारा? राहुल। इंदौर के वीर टांटिया नगर तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र में लगातार बनी हुई पानी की समस्या को लेकर आज बस्ती के रहवासियों द्वारा विधायक मधुष वर्मा के निवास पर जन घेराव किया गया। इस दौरान बस्ती के सभी मोहल्ला और समिति सदस्यों एवं रहवासियों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं को विधायक जी के सामने रखा और लिखित ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बस्तीवासियों ने मांग की कि क्षेत्र में नए बोरवेल की व्यवस्था की जाए तथा जो पुराने बोरवेल बंद पड़े हैं या जिनमें पानी नहीं आ रहा है उन्हें तत्काल जांच कर सुधार किया जाए। जनसंवाद के दौरान विधायक मधु वर्मा ने सभी लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की उचित व्यवस्था कराई जाएगी तथा खराब बोरवेल की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर बस्ती के सभी मोहल्ला समिति सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। अलीराजपुर जिला मुख्यालय की घोकसा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रेलवे पटरी पर सो रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक अज्ञात है। मामला अलीराजपुर जिले के घोकसा का है, जहां रेलवे स्टेशन पटरी पर सो रहे एक अज्ञात युवक को ट्रेन ने कुचल दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि मृत युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में युवक की पहचान जुटाने में लगी है। आखिर युवक पटरी पर क्यों सो रहा था, ये अभी जांच का विषय है। डेड बॉडी रेलवे ट्रैक से आई है, क्या है? एक पुरुष की अज्ञात बॉडी है पुरुष की। पुलिस आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जिला अस्पताल में लेकर आए थे और रेल से प्रथम दृष्टया में रेल से कटने से उसकी मौत होना
संभावित है उसको अज्ञात होने से मर्चुरी फ्रीज में हमने रखा दिया है, फ्रीज के अंदर। उसके परिवारजनों को खोज रहे हैं, जैसे उसके परिवारजन आएंगे और डिटेल्स फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा होगा। एसिड गिरने से महिला की मौत, 2 मासूम बच्चे गंभीर घायल। राजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सालखेड़ा के मोहनपुरा में देर रात एक दर्दनाक हादसे में एसिड गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंकी पति विजय उम्र लगभग 24 वर्षीय, शिवांगी पिता विजय उम्र 4 वर्षीय एवं अथर्व पिता विजय उम्र 6 वर्षीय निवासी सालखेड़ा देर रात घर के अंदर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि घर में ऊपर रखे एसिड ड्रिप धोने में उपयोग होने वाली एसिड की बोतल अचानक गिर गई, जिससे एसिड महिला एवं दोनों बच्चों के ऊपर फैल गया। दरअसल आपको बता दें कि घटना में महिला के मुंह में भी एसिड चला गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन तत्काल तीनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान महिला की पिंकी की मौत हो गई, वहीं दोनों बच्चों का उपचार जारी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे जानकारी मिली है। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ रहते हो? मोहनपुरा। ये किस तहसील में आता है? हाँ? कहाँ आता है? ये राजपुर के पास आता है? हाँ, राजपुर से आगे, रणगांव से आगे है। क्या हुआ है? ये 2 बच्चे अस्पताल में ऊपर रेक पे रखेला था केमिकल, तो चूहे ने गिरा दिया डब्बा, तो सब बच्चे भी घायल है, मम्मी भी घायल है। मम्मी ज़्यादा घायल है? हाँ। वो कहाँ भर्ती है? ये सामने। ये बच्चों की उम्र कितनी है? उम्र क्या मालूम कितनी है। इनके नाम मत पता है? हाँ। क्या नाम है? इसका नाम शिवानी है। एक लड़का और एक लड़की है? हाँ, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम गोलू। कितने बजे घटना हुई थी ये? 4 बजे सुबह। सुबह। कहाँ रहते थे ये? कहाँ पे काम करते थे? खेत में काम करते थे। खुद का ही खेत था? खुद का ही खेत था। पहले कहाँ ले गए थे? राजपुर अस्पताल ले गए थे? हाँ, राजपुर ले गए, राजपुर से यहाँ पहुँचाए बड़वानी से यहाँ आए। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। विजय, कहाँ रहते हैं? हम ये ग्राम सालखेड़ा रहते, पर हमारा खेत मोहनपुरा में है, तो वहाँ की घटना है ये। क्या हुआ है? मतलब ये जो ड्रिप धोने वाला एसिड रहता ना, हाँ। तो ये हमने रेक पे रखा था, तो वहाँ से मतलब रात में कहीं चूहे बिल्ली ने 5 लीटर का ड्रम था, 5-10 लीटर का, चूहे बिल्ली कहीं ने गिराया। मैं शौचालय के लिए गया था, मेरी पत्नी और बच्चे नीचे सोए थे, तो वो ड्रम गिरा तो ढक्कन खुल गया उसका और इनके ऊपर मतलब गिर गया। बच्चे भी आधे जल गए और मेरी पत्नी पे तो वो पूरा ही, उनकी पलंग पास में थी तो उन पे ज़्यादा ये हुआ, तो उनको मुंह खोल के सोने की आदत है, तो उसमें कहीं हो सकता मुंह में चले गया या कहीं भी, तो वो डेथ हो गई। हाँ, डेथ हो गई उनकी। पहले कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? पहले राजपुर ले गए थे। कितनी उम्र है पत्नी की आपकी? पत्नी की 24 के हेरफेर है। बच्चों की क्या उम्र है? बच्चे, लड़की 4 साल की है और लड़का 6 साल का हुआ। क्या नाम है लड़का लड़की का? लड़की का नाम शिवांगी चौहान, लड़के का नाम अथर्व चौहान। कौन सी कंपनी का था ये ड्रिप धोने का? नहीं, ये कहीं नहीं पता है। वो कहाँ से खरीदा था ये पता है? ये राजपुर की दुकान पे से, मतलब 2-3 दुकान पर ढूंढा, मिला नहीं, तो एक जगह फिर मिल गया तो वहाँ से खरीदा। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजू करते हैं। सर, राजपुर से रेफ़र आया है? हाँ, राजपुर से रेफ़र आया है। 3 पेशेंट रेफ़र हुए थे। एक पिंकी, वाइफ ऑफ विजय, 24 वर्ष उम्र है, और 2 उनके बच्चे हैं। एसिड गिरना बताया गया है, राजपुर से रेफ़र हुआ है। उसमें जो महिला जब अस्पताल में आई थी तो ब्रॉड डेड ही थी, वो मृत अवस्था में ही आई थी। बाकी 2 बच्चे हैं, बच्चे अभी स्टेबल है, उनको अभी बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है और उपचार चल रहा है उनका।
इंदौर के पुलिस थाना एरोड्रम क्षेत्र में संदिग्ध हालत में मिले रोहित की मौत ने हत्या का रूप ले लिया है। जांच में सामने आया कि रोहित अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी में मौजूद था, जहां पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल रोहित को उसके दोस्त ही अस्पताल छोड़कर भागे थे, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में मिले रोहित की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला दुर्घटना या अस्वाभाविक मौत का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर इसे हत्या मानकर कार्रवाई शुरू की। जांच आगे बढ़ते ही पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए इसमें शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रोहित अपने परिचितों के साथ एक कमरे में चल रही पार्टी में मौजूद था। आरोपियों में मिलन, पिंटू, मीत और एक अन्य साथी शामिल हैं। सभी एक ही क्षेत्र में रहते थे और आपस में गहरी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते उन्होंने रोहित को पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बढ़ गया और ये तकरार मारपीट में बदल गई। बताया जाता है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी आरोपी रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो सभी अस्पताल से भाग गए थे। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर इसे हत्या माना और तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की। पुलिस थाना एरोड्रम के अंतर्गत रोहित नाम के व्यक्ति की जो मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, बाद में पुलिस ने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हत्या का मामला 103 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था और इसके सभी आरोपियों की पहचान कर इसमें एरोड्रम पुलिस के द्वारा सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें 4 आरोपी है, इसमें से एक मिलन है, मिलन के अलावा जो उसका पिंटू दोस्त है, मीत है और ऋतिक है। ये सभी आपस में दोस्त थे और उन्होंने आपस में दोस्त के नाते उसको रोहित को बुलाया था और उसके बाद में कुछ पैसे का लेन देन था। उसी मतलब पार्टी में इनके बीच में विवाद हुआ और मारपीट हो गई। मारपीट के बाद में इसको ये दोस्त ही इसको अस्पताल लेकर के पहुंचे थे, जहां रोहित की डेथ हो गई थी। पुलिस ने पूरे मामले में जो हत्या का मामला दर्ज कर सभी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है और मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम मोहन यादव की पहल पर इंदौर में अधिकारी बस से निकले। ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी देखिए। इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह समेत सभी अधिकारी मंगलवार को सिटी बस से निकले। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक रूट का निरीक्षण किया। कलेक्टर बोले, सीएम के निर्देश पर तैयारी कर रहे हैं। कृषि वर्ष के तहत ढक्कन वाला कुआं पर स्टॉल भी लगेंगे। कल सीएम ने खुद बस से भ्रमण किया था, आज हम पूरी टीम के साथ निकले हैं। ब्रिक्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा देखी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पर हम लोग जो पूरा रास्ते का व्यवस्था है, जो हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए तैयारियां करना और हमारे जो अधिकारी हैं उनकी ब्रीफिंग और ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ों पर काम चल रहा है हमारा। आज एयरपोर्ट से लेके पूरा जो उनके स्थान है जहाँ मीटिंग होगी है, जहाँ पे जो पूरे इंटरनेशनल डेलीगेट से रुकेंगे, उन सब लोग की पूरी जो पूरा रूट है और रूट प्लान उसको देखा गया। पुलिस कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, पूरी जो टीम हमारी प्रशासनिक हमने देखा और सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा इस विषय पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंदौर और हमारे भारत देश में मतलब वो प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है हमको। तो इसी चीज़ में पूरी तैयारियाँ की जा रही है ताकि कोई कमी ना रहे और हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था करके दिखा पाएंगे। इंदौर हमेशा से ही इंटरनेशनल इवेंट्स को बहुत अच्छे से हम लोग होस्ट करते रहे और इस बार भी हम लोग अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी तैयारियाँ उस प्रकार चल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कृषि वर्ष भी मनाया जा रहा है ये वर्ष। तो इस बार हम लोगों ने कृषि वर्ष के हिसाब से भी ढक्कन वाला कुआं पे जो हमारा हाट बाजार है वहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था भी करी है और यहाँ भी जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल मेहमान रहेंगे उनको हम लोग अपने जो कृषि महोत्सव में या कृषि वर्ष में हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ अच्छे काम हुए उन सबको भी शोकेस करेंगे। सभी अधिकारी बस में आए जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि वाहनों की धूली को और जो ईंधन की जो खपत है उसको कम कर सकें। तो आज उन्हीं के निर्देशन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने अपना भ्रमण भी उन्होंने एक बड़े वाहन में किया था, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ में बैठे गए थे। तो आज भी उसी क्रम में करते हुए सभी पूरी जो टीम थी वो एक बस में 2 बसों में पूरी टीम बैठ के पूरे रूट को देख रही है और हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार की मित्रता को आगे भी करते हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से अशांति फैलाने का प्रयास, ईद की बधाई वाली पोस्ट पर गाय माता की बलि का किया जिक्र, आरोपी के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश। कड़ी कार्रवाई की मांग, गंधवानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता द्वारा ईद की बधाई वाली पोस्ट में गाय माता की फोटो लगाकर पोस्ट किया गया। जैसे ही इस पोस्ट की खबर लोगों तक पहुंची, लोग आक्रोशित होकर अपराधी आशिक पिता फखरुद्दीन खान, जो कि किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है, की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट में कांग्रेस धार जिलाध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक की फोटो भी इस पोस्ट में साफ दिखाई दे रही है। फिर भी इन कांग्रेस नेताओं की कोई सफाई समाजजनों के बीच नहीं आई है। इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस के इन नेताओं का भी ऐसे गाय माता की कुर्बानी को लेकर मौन समर्थन दे रहे हैं। अगर नहीं तो कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ऐसे व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करेंगे। खैर, प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आशिक खान को घर से उठाकर थाने ले गए और इसके घर की सर्चिंग की गई है। लोगों को आशंका थी कि जब व्यक्ति गाय माता की फोटो में कुर्बानी की बात कर रहा है तो गाय माता का भक्षण भी कर सकता है। इसी तारतम्य में तहसीलदार मुकेश मालवीय और थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर हिंदू समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि 2016 के गंधवानी सांप्रदायिक दंगों में आशिक खान की अहम भूमिका रही थी। इसके बावजूद हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। आखिर इस पोस्ट को डालकर कोई दंगा फसाद करने की सुनियोजित योजना तो नहीं। उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हिंदू समाज के साथ मिलकर विहिप एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रही है। विहिप के गौ सेवा प्रमुख बद्रीलाल चोयल ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। साथ ही ज्ञापन का वाचन पंडित अनिल शर्मा द्वारा किया गया। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष हरि राठौर ने ऐसे कृत्य करने वाले पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं समाजजनों का कहना है कि सनातन का अपमान सहन नहीं करेंगे। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। करती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में क्या बताएं? कल गंधवानी के अंदर एक आशिक नाम का व्यक्ति एक ऐसा चित्र बनाकर, फ्लेक्स बनाकर लगाता है जिसमें गौ माता का चित्र है और उस गौ माता को हिंदू समाज अपनी माँ मानता है, माँ से भी अधिक मानता है। उस गौ माता को चित्र के लिए हमने अपमानित करने जिन्होंने किया है उसके लिए हमने ज्ञापन आज सौंपा है और उसके लिए हमने शासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर आगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे बताएं? यदि नहीं ये प्रशासन करता है तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मैं धार विभाग का गौरक्षा प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और गौरक्षा विभाग के माध्यम से मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यदि इस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे विभाग में, पूरे प्रांत में इसके लिए आंदोलन करेगा, क्रमशः आंदोलन करेगा और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कतई बजरंग दल कतई शांति से बैठने वाला नहीं है। इंदौर में अखिल भारत हिंदू महासभा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश परिवार ने क्रांतिकारी समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी अखिल भारत जन्म जयंती हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय विनायक दामोदर सावरकर जी की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ वीर सावरकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और मिठाई बांटकर जंजीर वाले चौराहे इंदौर पर मनाई गई। प्रदेश संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह गौड़ साहब, युवा प्रदेश अध्यक्ष कमांडो श्री रामशंकर राजपूत जी, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र पंचाल जी, युवा प्रदेश सह संगठन मंत्री श्री देवेंद्र सिंह सोलंकी जी, युवा प्रदेश मंत्री श्री जीवन सिंह सोलंकी जी, प्रदेश कार्यालय सचिव श्री हर्षित राजपूत जी, इंदौर जिला उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह पमार जी, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री मुकेश कोकने जी, समाज सेवी मुकेश परमार जी, युवा मोर्चा के जिला मंत्री राजा भाई, महाराणा सेना इंदौर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अजय राजपूत जी और महाराणा सेना के वर्तमान जिलाध्यक्ष अंतर सिंह राजपूत जी और अनेक कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जंजीरवाला चौराहा वीर सावरकर जी की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया और मिठाई बांटी। आज वीर सावरकर जी को हमने जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके प्रेरणामयी जो क्रांतिकारी विचार थे उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को
नासिक जिले के भंगूर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के समय में 16 वर्ष की उम्र में 1899 में उन्होंने मित्र मेला नाम के एक संगठन की नींव रख दी थी और बाद में उसको अभिनव भारत का नाम दिया गया। वीर सावरकर जी ने 1905 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार किया और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। और उसके बाद 1906 में वो लंदन वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए और लंदन जाने के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस जब इंडिया आए तो 1937 में उन्हें अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 2 बार काला पानी की सजा काटी है। 25 साल की 2 बार उन्होंने काला पानी की सजा काटी है। उसी उपलक्ष्य में आज उनके प्रेरणामयी जो उनके विचार थे उसको लेके उनकी जन्म जयंती मनाई हमने। आज यहाँ पर हमारे सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वीर सावरकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय परिसर में गरिमा कक्ष का कलेक्टर नीतू माथुर ने किया उद्घाटन। कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित गरिमा कक्ष का उद्घाटन किया गया। महिलाओं के लिए अनुकूल एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित ये गरिमा कक्ष महिलाओं के लिए सुविधा, सुरक्षा और गरिमा का प्रतीक है। ये पहल प्रशासन और समुदाय के साझा प्रयासों का उदाहरण है, जो महिलाओं की आवश्यकताओं और कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी तरह ही ये एक अभिनव पहल है जो देश भर में महिला अनुकूल सार्वजनिक स्थानों के निर्माण के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत करती है।